हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्रेब साइकिल के बारे में, ठीक है? तो आइए देखते हैं क्रेब साइकिल के अंदर क्या है। अगर हम क्रेब साइकिल की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम क्रेब साइकिल की बात करते हैं तो नाम से पता चल रहा है कि क्रेब के द्वारा दिया गया साइकिल है क्रेब साइकिल। इसके अंदर अब ध्यान से देखना तुम लोग, बेसिकली हमने जो लिंक रिएक्शन किया था, याद होगा, लिंक रिएक्शन हमने किया था, उसके थ्रू मेरे को पायरुविक एसिड से जो हमारा ये प्रोडक्ट बना था, ये बना था हमारा एसिटाइल कोए, बना था क्या? एसिटाइल कोए बना था, यानी पायरुविक एसिड जो था 3 कार्बन कंपाउंड था और ये जो था 2 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है? अब ये वाला जो प्रोडक्ट था, लिंक रिएक्शन का ये जो प्रोडक्ट था सबस्ट्रेट के थ्रू जो बना था, अब ये प्रोडक्ट हमारे क्रेब साइकिल के अंदर एसिटाइल को एज अ सबस्ट्रेट यूज होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो सबसे पहले कोई भी हमने बताया है जब साइकिल होगा तो सबसे पहले सबस्ट्रेट को खोजा जाएगा। तो सबस्ट्रेट जो है हमारे क्लियर हो गया, कौन सा होगा? एसिटाइल एसिटाइल को ए हमारा सबस्ट्रेट होगा जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर हो चुका है? इससे आगे की बात करें तो कहोगे कि हम लोग सर प्रोडक्ट क्या बनाना चाहते हैं। अब बेसिकली प्रोडक्ट की बात छोड़ो, मेनली हम इसके अंदर बात करना चाहते हैं कि ये जो क्रेब साइकिल है इसका और भी सारा नाम है, ठीक है? क्रेब साइकिल का अदर नेम की बात करें, अदर नेम की बात करें तो चूंकि इसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट होता है, ध्यान से देखोगे एक काम करते हैं, इन सारी चीजों को अभी नहीं, सबसे लास्ट में इन चीजों को समझाएंगे, क्योंकि अभी अगर इन सारी चीजों को समझाने लगेंगे तो तुम लोग हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है? तो कंफ्यूज होने का मतलब ये है कि आगे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसीलिए जरूरी ये है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले क्रेब साइकिल को सीख लेते हैं, ठीक है? क्या जैसे हमने बताया था तुम लोगों को कि जो ये क्रेब साइकिल था, ध्यान से देखोगे, सबसे पहले हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस किया था, ठीक है? ग्लाइकोलिसिस के बाद हम लोगों ने लिंक रिएक्शन किया था और लिंक रिएक्शन के बाद हमारे को जो थर्ड था ये था हमारा क्रेब साइकिल। ध्यान से देखोगे, क्रेब साइकिल यानी ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट यूज हुआ, हमें पायरुविक एसिड मिला था, याद है क्या? ये सबस्ट्रेट था, ये प्रोडक्ट था, ठीक है? अब इससे आगे बढ़े तो पायरुविक एसिड, अब यहाँ पे पायरुविक एसिड एज अ सबस्ट्रेट हुआ और एसिटाइल को ए हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ, ठीक है क्या? अब इसी से आगे बढ़े तो यहाँ पे एसिटाइल को ए एज अ सबस्ट्रेट होगा, एज अ सबस्ट्रेट होगा ये, और इसके बाद हमें इसके प्रोडक्ट को खोजना है कि क्या इसका प्रोडक्ट होने वाला है। इसी चीजों को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्रेब साइकिल कर रहे हैं। समझ में आ गया क्या? हमने बोला कि ये जो क्रेब साइकिल है, बेसिकली ध्यान से देखोगे, हमने बोला क्या कि ये जो क्रेब साइकिल है, बेसिकली ये जो क्रेब साइकिल है, बेसिकली इसके अंदर जो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट था एज अ सबस्ट्रेट लिया जा रहा है और सबस्ट्रेट लेने के बाद इसके थ्रू हम देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनता है। क्लियर हो चुका है? तो अभी मेरे को ये भी बात पता है कि जो ये एसिटाइल को है ये हमारा 2 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा कैसे बनेगा इसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अगर ग्लूकोज की बात करें तो ये 6 कार्बन कंपाउंड था और इसके थ्रू बना 3 कार्बन कंपाउंड का 2 प्रोडक्ट बना था, और इसके बाद यहां से ये 3 कार्बन कंपाउंड से ये क्या चीज में टूटा? 2 कार्बन कंपाउंड में टूटा। आगे यही 2 कार्बन कंपाउंड एज अ सबस्ट्रेट हमें यूज करनी है और इसके बाद देखेंगे हम प्रोसेस के अंदर कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है क्या? तो आइए देखते हैं, मेरे पास एज अ सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है?
ध्यान दोगे, एसिटाइल को ए क्या है हमारे पास, एसिटाइल, एसिटाइल को ए, ध्यान दोगे, यही हमारा ना है सबस्ट्रेट। अब इस सबस्ट्रेट को कहां पे इंटर करना है, क्रेब साइकिल के अंदर इंटर करना है। कहां पे, क्रेब साइकिल के अंदर इंटर करनी है। अब इसी क्रेब साइकिल के अंदर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसी को देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा फटाफट जल्दी करके। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है ना, लिखता हूं, देखो कैसे फटाफट। अब देखोगे इसके थ्रू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितना कार्बन कंपाउंड होता है जी, 6 कार्बन कंपाउंड। हाँ नहीं, ये होता है 4 कार्बन कंपाउंड। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ इससे जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली मेरे को मिलता है एज अ प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड मिलता है, जो कि कितना कार्बन कंपाउंड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड। क्लियर हो गया क्या। तो यहां देखने वाली बात यह है कि 4 कार्बन था, एसिटाइल को है कितना कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड। क्लियर है, इसके अंदर इसने इंटर किया, ठीक है। इसके बाद मेरे को जो अगला प्रोडक्ट मिल रहा है, ध्यान दोगे, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड और इसका नाम है एको निटिक एसिड, ठीक है, एकोनिटिक एसिड। इसके बाद अगले की हम बात करें तो ये बेसिकली हमारा है आइसो साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, और ये भी है 6 कार्बन कंपाउंड। लेकिन इसके साथ सबसे अच्छी बात क्या है, ये इंटर कन्वर्जिबल है। ध्यान से देखना, ये सारे लोग इंटर कन्वर्जिबल हैं। इससे आगे की बात करें, इंटर कन्वर्जिबल नहीं है और हमारे को मिल क्या रहा है, थोड़ा ध्यान देना तुम लोग यहाँ, ऑक्जेलो, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। ध्यान देना, कितना कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड। क्लियर हो गया। इससे आगे की बात करें तो हमें मिल रहा है अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड, और ये है हमारा 5 कार्बन कंपाउंड। क्लियर है। चलो इससे आगे की बात करें तो इससे अगला जो हमारा बन रहा है, यहाँ थोड़ा सा देखोगे तुम लोग, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी ट्रांजैक्शन फेज को यहाँ पे हमें सीख लेना है। और अगला हमें बनेगा सक्सिनाइल को ए, फोर कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ध्यान दोगे इधर, आगे बढ़ेंगे।
फ्यूमेरिक एसिड बनेगा 4 कार्बन कंपाउंड एंड देन मैलिक एसिड, ठीक है। और इस मैलिक एसिड के बाद ये बन जाएगा हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लियर हो चुका है। ये है हमारे पास स्टेप्स। सबसे अच्छी बात है कि इसको हमें समझ लेना है, इसी चीज़ों को हमें समझना है। और समझना है सबसे पहले क्या है इस चीज़ के अंदर, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, ठीक है क्या, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है क्रेब साइकिल। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे बाबा ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, ग्लाइकोलिसिस मैंने बताया था टफ लगा था क्या, ठीक वैसे ही अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो ये भी बहुत ही इजी है, ठीक है। और इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है क्या। अब आगे ध्यान से देखना, इसके अंदर 2 कार्बन कंपाउंड, देखोगे इधर 2 कार्बन कंपाउंड और ये बन गया हमारा 6 कार्बन कंपाउंड। यानी कहां से आया ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यानी इस एसिटाइल कोए को, ध्यान से सुनोगे, इस एसिटाइल कोए को किसने रिसीव किया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यानी इसका ये जो नेटिव सबस्ट्रेट है, कौन सा सबस्ट्रेट है, नेटिव सबस्ट्रेट है। और इस साइकिल का पहला प्रोडक्ट क्या है, सिट्रिक एसिड। क्या है, सिट्रिक एसिड है। इसीलिए इस साइकिल का यानी क्रेब साइकिल का दूसरा नाम जो होता है साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अब देखोगे थोड़ा सा हम लोग स्टेप्स की बात कर लेंगे, ठीक है क्या, स्टेप्स की बात करेंगे। रीजन है थोड़ा सा स्टेप्स की बात करेंगे तो इजी हो जाएगा। फर्स्ट, देन हम अगर बात करें इसकी तो सेकेंड स्टेप, देन अगर हम इसकी बात करें तो थर्ड स्टेप, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ स्टेप, ठीक है। एंड देन दिस वन इज 7th स्टेप, 8, देन 9 एंड देन 10। तो टोटल स्टेप्स इसके अंदर कितना हुआ, 10 स्टेप्स हुआ। क्लियर हो गया। तो इस चीजों को भी सीखना है। क्वेश्चंस आता है कि भाई ये जो क्रेब साइकिल है या साइट्रिक एसिड साइकिल है कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, तो 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। इस बात को जान लीजिए आप लोग, ठीक है। अब अगली बात करते हैं इससे आगे की। तो देखोगे बेसिकली ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ 4 कार्बन कंपाउंड का क्या हुआ, मिक्सचर हुआ, आपस में जुटे। क्योंकि एसिटाइल कोए के अंदर क्या है, कोए है, कोई एंजाइम है, तो काफी क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो इसको रिसीव कौन कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट इसके पास है नहीं। समझ में आ रहा है क्या, प्रोडक्ट बनाना है तो इसके नेटिव जो प्रोडक्ट्स हैं, नेटिव जो सबस्ट्रेट्स हैं, वही लोग इसको रिसीव करेंगे। और एसिटाइल कोए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यानी इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं OAA। समझ में आ रहा है क्या, OAA इसने रिसीव किया और ये बन गया सिट्रिक एसिड साइकिल। और इसके लिए जो एंजाइम लगा इसको बोलते हैं साइट्रेट सिंथेटेस। क्या लगा, सिट्रेट सिंथेटेस। लेकिन एक गौर करने वाली बात है, आप लोग ध्यान दोगे कि देखो इधर यहां पे एसिटाइल कोए है। क्या है, एसिटाइल कोए है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिल रहा है। तो यहां से कोए हट जा रहा है, यानी यहां से क्या चीज निकला है, यहां से हमारे को कोए बाहर चला गया है। क्या चला गया है, कोए यहां से रिमूव हो गया है, कोई एंजाइम ए यहां से हट गया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां पे जो चीजों का एंट्री हुआ है और उस एंट्री का नाम है H2O। क्या नाम है, H2O। अब ध्यान से देखने वाली बात है, तो कहोगे कि सर कितना H2O यहां पे इंटर करेगा। तो एक चीज समझ लो, हम लोगों ने यहां पे एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड एक इंटर कराया है। समझ में आ रहा है क्या। लेकिन अगर हम बात करें लिंक रिएक्शन का तो ये जो एसिटाइल कोए एज अ प्रोडक्ट बना है, कितना बना है, 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल
को ए बना था, याद है ना, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड और हर एक पायरुविक एसिड से यानी एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल को ए और फिर दूसरा वाला पायरुविक एसिड से दूसरा वाला हमारा एसिटाइल को ए बन गया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारे पास कितना है, तो जो भी चीजें यहां बनेगी 2 के मल्टीप्लिकेशन में बनेगी, यानी हर बार 2-2 करके हर चीज बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? या कोई भी चीजें जब रिमूव होगा यानी लिबरेट होगा सिस्टम से, इस क्रेब्स साइकिल के सिस्टम से, तो हमेशा 2 निकलेगा, जब भी आएगा तो 2 आएगा। याद रखना इस बात को, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, आगे भी हालांकि इसके ऊपर हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है क्या? तो आगे देखोगे। अब सिट्रिक एसिड साइकिल से आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अब देखोगे थोड़ा सा कि भाई सिट्रिक एसिड के बाद ये क्या बन रहा है, एकोनिटिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है? एकोनिटिक एसिड। अब कहोगे कि सर ये एकोनिटिक एसिड क्या होता है, समझाते हैं। अब एकोनिटिक एसिड के बाद फिर से देखोगे क्या बन रहा है, आइसोसाइट्रिक एसिड। समझ में आ रहा है? और तीनों ही चीजें क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। और ये देख रहे हो ये 2, 3 मतलब स्टेप नंबर 2 और 3 ऑलमोस्ट ये दोनों ही चीजें, ये दोनों ही स्टेप्स के अंदर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है ये बेसिकली एक ही फॉर्म है, यानी ये सिट्रिक एसिड का ही फॉर्म है। जब एनसीईआरटी आप खोलोगे यानी इस क्रेब्स साइकिल को पढ़ोगे तो इसके अंदर ये वाला स्टेप्स हमें देखने को नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है क्या? ये डायरेक्ट ये जो स्टेप्स है डायरेक्ट कंबाइन करके ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड दिखाता है, ठीक है क्या? तो ध्यान देना इस बातों को। अब दूसरी बात करते हैं, सिट्रिक एसिड से क्या बना, एकोनिटिक एसिड बना, और एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बना। और इन एक्चुअल ये जो भी है सिट्रिक एसिड का ही एक स्टेट है। जैसे कि क्या होते हैं, ये जब अलग अलग मार्फोजेनेसिस दिखाते हैं, यानी अलग अलग इनका जब स्ट्रक्चर बनता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ मूव करते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है ट्रांजिट करता है, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बनने के दरमियान ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइट्रिक एसिड ये एकोनिटिक एसिड बनता है। और ये एक टेम्परेरी प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? ये एक टेम्परेरी प्रोडक्ट है, टेम्पररी प्रोडक्ट है। लेकिन बावजूद इसके कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है इसके बारे में, इसीलिए इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी हो जाता है, ठीक है क्या? तो कहोगे कि सर इसके लिए एंजाइम, ऑब्वियस, क्योंकि ये एक सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट से अगला ये प्रोडक्ट बन रहा है, फिर ये एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसके लिए ये सबस्ट्रेट होगा, तो ऑब्वियस है इसके लिए एंजाइम की जरूरत होगी। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स को जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। और यहां पे जो एंजाइम हमें यूज करना है इसको बोलते हैं एकोनिटेज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एकोनिटेज, ठीक है क्या? एकोनिटेज। दूसरा अगर हम बात करें तो एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बन रहा है, और इसके लिए भी जो एंजाइम हमें चाहिए उसको बोलते हैं एकोनिटेज। ध्यान रखना, एज, ठीक है? ये हमारा एंजाइम है। क्लियर हो गया? अगले की बात करते हैं। 6 कार्बन कंपाउंड था, यहां भी 6 कार्बन कंपाउंड देखने को मिल रहा है। और यहां पे देखोगे, यहां पे ध्यान से सुनना और देखना भी, आइसोसिट्रिक एसिड से अब मेरे को ये क्या बन रहा है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। ध्यान देना, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बन रहा है। और इसके लिए एक जो एंजाइम चाहिए होगा, इसके लिए जो एक एंजाइम चाहिए होगा, अब देखोगे इधर ध्यान से, अब इसके लिए दूसरा कोई चीज नहीं चाहिए होगा, इसी के अंदर हम लोगों ने इसके एंजाइम को यूज करना है, ठीक है क्या? और दूसरी बात, अब इसको समझाने से पहले एक बात और समझाना चाहेंगे कि जैसे देखो हमने बोला था क्या, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बोला था ना, ठीक है? अच्छा, इसी को हमने बोला था कि इसी को पायरुवेट भी बोलोगे, पायरुवेट।
भी बोलोगे तो सही है। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारा देख रहे हो एसिड है, ठीक है, क्या एसिड है, यानी अगला हम बात करें सिट्रिक एसिड है। तो इस नाम को अगर हम चाहें इक्वली, अगर चाहें दोनों एक जैसा ही नाम हुआ, और इसको आइसोसिट्रिक एसिड को हम आइसोसाइट्रेट बोल सकते हैं, आइसोसाइट्रेट बोल सकते हैं, ध्यान रखना। इससे आगे की बात करें ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड को हम लोग सक्सीनेट भी बोल सकते हैं। ध्यान देना, एसिड ये नहीं लिखना होगा, एसिड ये नहीं लिखना होगा, तो हम लास्ट में एट लगाएंगे, ठीक है क्या। उसी तरीके से अल्फा केटो ग्लूटेरिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग अल्फा केटो ग्लूटेरिक एसिड के जगह पे अल्फा केटो ग्लूटरेट लिख सकते हैं। ध्यान दो इसको। आगे अगर बात करें तो हम सक्सिनिक एसिड है, इसी नाम को हम लोग सक्सिनेट लिख सकते हैं, सक्सिनेट लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्यूमरिक एसिड है, तो इसको हम लोग फ्यूमरेट लिख सकते हैं, इसी तरीके से अगर हम बात करें मैलिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग मैलेट लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, देखो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑक्जेलो एसीटेट लिख सकते हैं। क्लियर हो गया क्या, ऑक्जेलो एसीटेट, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये गलत नहीं होगा। इस चीजों को ध्यान रखना, ये दोनों ही चीजें, जितनी भी चीजें मैंने लिखी है इसके अंदर, एसिड को अगर नहीं लिखना होगा, पायरुविक एसिड के जगह पे हम लोग पायरुवेट लिखेंगे, दोनों सेम नेम कहा जाएगा, और केमिकली ये गलत नहीं है। लेकिन प्रीफरेबली, ठीक है ना, लेकिन प्रीफरेबली क्या करते हैं हम लोग, प्रीफर क्या करते हैं, प्रीफरेबली हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, लेकिन हम लोग प्रीफर क्या करते हैं, ध्यान देना कि जब भी हमें एंजाइम के फॉर्म में कोई चीजों को रिप्रेजेंट करना होता है इन्हें, तो हम लोग एसिड के जगह पे हम लोग एट लगा के करते हैं। जैसे यहां पे देखोगे आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बना, और इसके लिए जो एंजाइम लगा है आइसोसाइट्रिक एसिड एंजाइम लगा है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हमें लिखना होगा अब, तो आइसोसाइट्रेट देख रहे हो, और एज लगाना होगा, क्योंकि कभी भी एंजाइम के नीचे क्या लगा होता है, साइट्रेटेज लगा होना चाहिए एंजाइम के आगे। तो ये फ्यूमरेट है, तो हम लोग कह सकते हैं आइसोसाइट्रेटेज। तो यहां पे जो एंजाइम हमें यूज करना पड़ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे आइसोसाइट्रेटेज एंजाइम हम लोगों ने यहां पे यूज करना है। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी इन चीजों को समझो, समझने वाली बातें हैं, अभी इसको भी हम अभी अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। अब देखोगे, ये हमने एक प्रोडक्ट बनाया सिट्रिक एसिड से एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बना, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा
केटो ग्लूटेरिक एसिड बना और अल्फा केटो ग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोए बना, सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बना और सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बना, फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बना और मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यानी AAOAA बन गया। क्लियर हो गया क्या बात? तो इसी चीजों को थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा और ध्यान ये देना होगा कि इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान दोगे। स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ है, देखो वाटर का यहां पे एंट्री हुआ है, मतलब वाटर यहां पे यूज किया गया है लेकिन प्रोड्यूस नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? वाटर यहां पे यूज किया गया तभी तो वाटर हम लोगों ने लिया है ना। और चूंकि यहां पे ध्यान से सुनोगे, ऑलरेडी मैंने बोल दिया है 2 के मल्टीप्लीकेशन में होगा तो हमेशा H2O भी क्या होगा, 2 के मल्टीप्लीकेशन में इंटर करेगा और यहां पे भी एसिटाइल कोए जो निकलेगा कितना, 2 के मल्टीप्लीकेशन में। हर चीज एंट्री 2 के मल्टीप्लीकेशन में होगा और एग्जिट भी क्या होगा, 2 के मल्टीप्लीकेशन में ही हर चीज होगा। ध्यान रखना इस बातों को। यानी यहां पे सिट्रिक एसिड बना तो 2 मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड, आइकोनिटिक एसिड 2 एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। अब इनके कहानी को समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे, इनके कहानी को समझते हैं कि ये सिट्रिक एसिड से, ध्यान दे रहे हो, आइसोसिट्रिक एसिड बन रहा है यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बन रहा है। जैसे ये देखो, ये मेरा पाम है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? ये मेरा पाम है ना, अब इसी को ऐसे मोड़ दें तो ये मेरा पाम हो जाएगा, पाम है कि ये मेरा पैर हो जाएगा? ऑब्वियस ये मेरा पाम ही रहेगा, ये मेरा लेग नहीं हो सकता, लेकिन इसका स्टेट बदल गया। समझ में आ रहा है क्या? तो सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बना, ये भी कुछ इसी तरीके का प्रोसेस है कि एक ये स्टेट में था, दूसरा ये स्टेट में आ गया। तो कहोगे कि ये वाला बताइए कैसे बन गया, ये वाला एकोनिटिक एसिड, यहां से ये वाला, चलो समझ में आ रहा है, ये वाला कैसे बना? तुम देखो बेटा, ये वाला से ऐसे 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 बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक स्टेट ऐसा आया कि ये ऐसा बन गया। अब चूंकि ये मूव करने के प्रोसेस में आया, लेकिन ये एक यूनिक स्ट्रक्चर बना, एक स्टेबल सा स्ट्रक्चर दिख रहा था, मतलब ये कि आइडेंटिफाइड रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर बन रहा था, इसीलिए यहां पे एज अ ये वाला स्ट्रक्चर है, यानी एकोनिटिक एसिड इसीलिए कैसा है, टेम्पोररी प्रोडक्ट है, लेकिन इसी स्टेट में रहेगा ना, हमको किस स्टेट में ले जाना है, आइसोसिट्रिक एसिड के फॉर्म में ले जाना है। यानी ये सिट्रिक एसिड है और इस सिट्रिक एसिड को अगर हम आइसोसिट्रिक एसिड में लेके जाना चाहते हैं तो ऐसे मूव करेगा, लेकिन ऐसे मूव करेगा तो एक ही बार ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है। देखते हो थोड़ा स्लोली इस स्टेज में आएगा, इस स्टेज के बाद धीरे मूव करते हुए इस स्टेज में आएगा, ठीक है। यानी केमिकल प्रोसेस जो होता है स्पॉन्टेनियसली एकदम सडन सा नहीं हो जाता है, एक फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड टाइम लेता है, रिएक्शन टाइम उसके लिए जरूरी होता है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे तुम ही शुगर को अगर वाटर के साथ मिक्स करते हो तो तुरंत डालोगे, तुरंत पियोगे, मीठा हो जाएगा क्या? ना, उसके अंदर डालोगे, डालने के बाद उसको सेक करोगे, सेक करने के बाद क्या होता है, जब तुम पियोगे तब फिर वह हाँ मीठा हुआ है, ये हमारे को स्वीटी लग रहा है, ठीक है क्या, ये मेरे को स्वीट लग रहा है, मतलब, और थोड़े से और अच्छे तरीके से सेक करोगे, फिर से पियोगे तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा स्वीट। समझ में आ रहा है? तो ये प्रोसेस होता है, तो ये केमिकल प्रोसेस है, यानी ये भी जो है सिट्रिक एसिड ही है, लेकिन सिट्रिक एसिड का एक अलग स्टेट है और ये बनने के दरमियान ये वाला जो स्टेज आता है एक ट्रांजैक्शनल स्टेट होता है, जो कि क्या होता है, टेम्पोररी वे में फॉर्म होता है। लेकिन इसके लिए जो एंजाइम हम यूज करते हैं उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं एकोनिटेज। अब देखोगे थोड़ा ध्यान से, एक के अंदर यहां पे H2O एंट्री करा रहे हैं और इस प्रोसेस से ध्यान से देखोगे, अब इस प्रोसेस से क्या करेंगे हम, देखना इधर थोड़ा सा ध्यान से, इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, यहां से वाटर को हम निकाल देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यहां से वाटर रिमूव करा देते हैं, यहां से वाटर निकल गया, जैसे एक में आया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में बाहर निकला, फिर से क्या किए, इस थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, वाटर को एंटर कराया, ठीक है क्या, और फिर से क्या किया, इस फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, H2O को बाहर करा दिया। ध्यान से देखोगे, ठीक है। और इसके बाद अगला जो स्टेप आता है, इसके अंदर देखोगे हम लोगों ने क्या कराया, इसके अंदर
वाटर का एंट्री कराया है। क्या कराया है? वाटर का एंट्री कराया है। ध्यान दोगे इस बातों को। और इसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स स्टेप की बात करें तो यहां पे देखो इंटर किया है तो यहां पे क्या करेगा? यहां पे बाहर निकलेगा, H2O यहां से बाहर निकलेगा। और हर बार मैंने बता दिया है कि जो भी चीज निकलेगा किसके मल्टीप्लिकेशन में? 2 के मल्टीप्लिकेशन में निकलेगा। किसके मल्टीप्लिकेशन में? 2 के मल्टीप्लिकेशन में निकलेगा। इस बातों को ध्यान रखना, ठीक है क्या? अब यहां से बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद इस स्टेप की अगर हम बात करें तो क्या होगा? इस स्टेप के अंदर यहां पे H2O का एंट्री होगा। ध्यान देना इस बात को, H2O का एंट्री होगा। यहां पे H2O का एंट्री हुआ तो यहां पे क्या होगा? यहां से H2O हमारा बाहर निकलेगा, ठीक है क्या? बाहर निकलेगा। और साथ ही साथ अगर हम अगले स्टेप की बात करें, यहां से बाहर निकला तो यहां पे हम लोगों को क्या कराना है? एंट्री कराना है H2O का, ठीक है क्या? और यहां के इससे आगे की बात करें तो इस स्टेप में क्या होगा? ये बाहर निकलेगा। ध्यान से देख लो। लेकिन एक स्टेप की अगर हम बात करें, इसके अंदर एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है बेटा जी, ध्यान से सुनना कि फर्स्ट स्टेप में इंटर किया, सेकंड स्टेप में बाहर निकला, फिर इस स्टेप में इंटर किया, इस स्टेप में बाहर निकला। लेकिन इस स्टेप में क्या होता है? इस ध्यान से देखना, इस स्टेप के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स इंटर नहीं करता है। इस एक्चुअली में देखोगे, थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है, ये कितना कार्बन कंपाउंड है बेटा जी? ये 6 कार्बन कंपाउंड है। और ये कितना कार्बन कंपाउंड हो गया? ये 5th कार्बन कंपाउंड हो गया। 5 कार्बन कंपाउंड यहां पे हो गया। यानी यहां से जो निकला है बाहर, यहां से क्या निकला है? CO2 बाहर निकला है। क्या बाहर निकला है? CO2 बाहर निकला है। लेकिन कितना मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकला है। ध्यान दोगे, 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकला है, क्योंकि हर एक प्रोसेस में क्या हुआ है? यहां पे 2-2 के फॉर्म में ही बना है। हमेशा ध्यान दोगे, ये 2-2 के फॉर्म में ही बना है। ध्यान दोगे, हमेशा ये 2-2 के मल्टीप्लिकेशनल फॉर्म में ही बना है। ध्यान देने वाली बात है। तो ये चीजों को तुम लोग ध्यान दोगे तो यहां से CO2 निकला है। यानी अगर कार्बन का एंट्री होगा तो उसको कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस बोलेंगे। और कार्बन अगर निकलता है तो उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन जो कराता है उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेज। क्या एंजाइम का नाम देते हैं? डी। ध्यान से सुनोगे और देखोगे भी, इस एंजाइम का जो नाम हमने दिया है, इसका नाम है डीकार्बोक्सिलेज। ध्यान से देखना, डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है? डीकार्बोक्सिलेज, यहां डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। लेकिन किसके थ्रू हो रहा है? ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के थ्रू। क्या? किसके थ्रू? ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। तो अब यहां पे अगर ये नाम दे दोगे तो भी सही है, या फिर ऐसे लिखोगे तो भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली पता कैसे चलेगा कि किस वाले प्रोसेस से ये डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है? इसीलिए इसका नाम हम लोग देते हैं ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। लेकिन ये तो नाम बड़ा हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि भाई अगर इस तरीके का प्रोसेस हो, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड हो, तो ऑक्जेलोसक्सिनेट लिखेंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो अब इसका पूरा जो नाम होगा बोलेंगे ऑक्जेलोसक्सिनेट। सक्सिनेट। ध्यान से देखोगे, ऑक्जेलोसक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज। जब यहां पे एंजाइम आएगा तो यहां से 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स निकलेगा हर बार के लिए। मतलब यहां पे 6 कार्बन, इसमें से 1 कार्बन निकला, ठीक है? तो कितना हो गया? 5 कार्बन और फिर से 1। तो वैसे ही करके 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2, लेकिन हर बार 1-1 करके निकलेगा, ठीक है क्या? 1
+1 के फॉर्म में यहां पे निकलेगा, एक देन एक। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो यही प्रोसेस होता है। ठीक है, अब अगला स्टेप फिर से देख रहे हो तुम लोग, यहां पे अल्फा केटो ग्लूटेरिक एसिड, ध्यान से देखना, अल्फा केटो ग्लूटेरिक एसिड में से क्या निकल रहा है, 5 कार्बन कंपाउंड है। और यहां पे देख रहे हो कितना कार्बन कंपाउंड हो गया बेटा मेरा, यहां पे 4 कार्बन कंपाउंड। कितना कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड हो गया है। इस बातों को थोड़ा ध्यान दोगे तो ये बेसिकली हम कहना ये चाह रहे हैं कि यहां से भी बेसिकली क्या हुआ है, एक कार्बन यहां से बाहर निकला है। क्या निकला है यहां से, CO2 एक यहां से बाहर निकला है। तो ऑब्वियस जब ये बाहर यहां से निकला है तो इसके लिए भी कोई ना कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ में आ रहा है क्या, यहां पे कार्बन जब निकला है तो इसके लिए भी कोई ना कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा और उस एंजाइम का नाम होगा अल्फा केटो ग्लूटेरिक एसिड को अब हम लोग ग्लूटरेट डीकार्बोक्सिलेज बोल देंगे। सही होगा क्या, बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। इस बातों को ध्यान रखना। यहां पे अल्फा केटो ग्लूटरेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होगा। ध्यान रखना इस बातों को। लेकिन साथ ही साथ यहां पे ध्यान दो, यहां पे H2O बाहर निकल रहा है। समझ में आ रहा है क्या, H2O बाहर निकल रहा है, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स यहां बाहर निकल रहा है, H2 + O2। तो यहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। अब चूंकि ध्यान से सुनना समझना, तो कहोगे कि देखो दो यहां पे 2 एंजाइम यूज होगा सर, यहां पे H2O निकल रहा है, ऑक्सीडेशन कराना है, तो समझ में आ रहा है वाटर भी बाहर हो रहा है, तो यहां पे डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेज भी कोई लग रहा है, हो रहा है क्या, तो यहां पे अल्फा केटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ध्यान से सुनना और इसको बाहर निकालने वाला, ध्यान से सुनना और देखो भी, अल्फा केटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम लगेगा जिसके चलते क्या हो जाएगा, ये बाहर मेरा निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप है। अल्फा केटो ग्लूटेरिक एसिड में से एक कार्बन निकला, यानी डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ। इसके लिए जो एंजाइम लगा अल्फा केटो ग्लूटरेट यूज हुआ, डीकार्बोक्सिलेज। समझ में आ रहा है, बाहर निकल गया। लेकिन साथ ही साथ यहां पे देख रहे हो वाटर भी रिमूव हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, यानी इसके लिए जो एक एंजाइम यूज होगा उसको बोलेंगे अल्फा केटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है क्या, तो बेसिकली कहोगे कि सर ये भी एंजाइम लगा, ये भी एंजाइम लगा, तो यहां कंसीडर किसको करेंगे कि कौन सा वाला एंजाइम यहां पे प्ले कर रहा है रोल। अब देखो इस डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के चलते ऑक्सीडेशन होगा और यहां पे मेरा ध्यान दोगे, यहां पे NAD क्या चीज में ऑक्सीडाइज होके रिड्यूस्ड स्टेज में पहुंचेगा और ये क्या कर देगा, NADH एंड देन H+ का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है क्या, कितना, 2। ध्यान रखना हर चीज बोले थे 2, यानी इसी को अगर हम चाहें लिखना इस प्रोसेस को तो हम कह सकते हैं NADH2। ठीक है, गलत नहीं होगा, लेकिन चूंकि रिएक्शन प्रोसेस में है तो इसी को लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा सिवाय इसके। क्लियर है क्या, लेकिन फ्रीक्वेंटली लोग इसको यूज करते हैं, ध्यान रखना इस बातों को। देखोगे इधर अब हम लोगों ने देखा कि यहां पे चूंकि वाटर यहां पे रिमूव हुआ, जिसके चलते क्या हुआ, अल्फा केटो डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हुआ, जिसके चलते ऑक्सीडेशन हुआ। समझ में आ रहा है क्या, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आया और ऑक्सीडेशन के चलते जब एनर्जी निकला तो इस एनर्जी को पकड़ने वाला हमारे पास कौन था, ये हो गया, यानी रिड्यूस्ड स्टेट में जब गया तो इसने क्या कर लिया, एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी था, उस एनर्जी को कैप्चर कर लिया और यहां पे इस तरीके से हमें एक NADH2 मिला, यानी एक साइकिल के लिए 1, 2 साइकिल के लिए 2। ठीक है, अब देखोगे तो कहोगे कि सर यहां पे भी वाटर निकला है,
समझ में आ रहा है क्या? यहां पे भी वाटर मेरा निकला है, तो ऑब्वियस जब आइसोसिट्रिक एसिड से ये जो ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड बनेगा तो यहां से भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, ध्यान दोगे, इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू यहां पे भी NaDH2 का फॉर्मेशन होगा। किसके चलते? NAD से के थ्रू, NAD से NaDH2 का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है क्या? फॉर्मेशन होगा और इसके चलते ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है और ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमें 2 NaDH2 का फॉर्मेशन यहां भी देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया क्या? यस और नो? हाँ, तो यहां हमें पूरी तरीके से क्लियर है। अब देखो यहां से क्या चीज निकला है, वाटर निकला है, यानी क्या हुआ, डिहाइड्रोजिनेज हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है, यानी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ है, लेकिन किसके लिए हुआ हुआ? आइसोसिट्रिक एसिड के लिए। तो यहां पे इसको अब पूरा लिखेंगे, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां पे यूज किया गया, जिसके चलते वाटर निकला, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ और NADH2 के फॉर्म में आ गया और इस तरीके से हमें 2 NADH2 का फॉर्मेशन देखने को मिला। ठीक है क्या? अब आगे की तरह इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। अब चूंकि इस एंजाइम के चलते हमें एनर्जी का पैकेट मिला है, इसीलिए इसको हम लोग सिग्निफाई करेंगे और इस प्रोसेस को, यानी इस एंजाइम को ज्यादा हम लोग रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे और जब भी पूछेगा क्वेश्चंस के अंदर तो इसको हम लोग सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है क्या? लेकिन ऐसा नहीं कि ये नहीं लगा है, ये भी लगेगा, लेकिन इसको चूंकि इसी एंजाइम के चलते हमें ये एनर्जी मिला है, इसीलिए इसको यहाँ पे इस स्टेप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। आगे की बात करते हैं, तो ध्यान देना इधर। अब यहां पे क्या चीज का एडिंग हुआ है? कोए का एडिंग हुआ है, यानी कहीं ना कहीं से मेरे को क्या अटैच्ड हो जाएगा? कोए, यानी को एंजाइम ये यहां पे अटैच्ड होगा। यानी अब किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट कराना होता है, उस प्रोसेस को फास्ट कराना होता है, तो कोए एंजाइम को बुलाया जाता है। अब जब कोए एंजाइम आएगा तो क्या करेगा? इसको फास्ट कर देगा और इसी अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड यानी 5 कार्बन कंपाउंड को क्या चीज में बदल दिया? 4 कार्बन कंपाउंड में। यहां पे CO2 भी बाहर निकला और साथ ही साथ H2O भी, लेकिन H2O के प्रोसेस के चलते ऑक्सीडेशन हुआ और यहां NADH2 में बदल गया, इसीलिए हम लोग इसको सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है क्या? और इससे आगे की बात करें तो सक्सिनाइल को अब मेरा बन गया। अब सक्सिनाइल कोए बना, अब सक्सिनाइल कोए से जब ये सक्सिनिक एसिड में बदलेगा, क्या चीज में बदलेगा? सक्सिनिक एसिड में। ध्यान देना इधर, सक्सिनाइल कोए से ये सक्सिनिक एसिड में बदलेगा, यानी कोई चीजें शुरू कर रहे हैं बहुत फास्ट तरीके से, यानी उसको एक्टिवेट कराया जा रहा है कोए एंजाइम डाल के। तो ऑब्वियस यहां से क्या होगा? एक्स्ट्रा एनर्जी डाल रहे हैं। एग्जैक्टली ये टोटल एनर्जी को ऑब्जर्व कर तो नहीं पाएगा, लेकिन इसके चक्कर क्या हो जाएगा? चलते क्या हो जाएगा? एक टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलेगा इस स्टेप से इस स्टेप में, और जिसके चलते हमें यहां पे ध्यान दोगे, यहां पे GDP प्लस IP ये क्या करेगा? रिड्यूस्ड स्टेट में जाएगा और इस तरीके से बेसिकली क्या हो जाएगा? GTP का फॉर्मेशन करता है। क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? GTP का फॉर्मेशन करता है। यानी एक एसिटाइल कोए के लिए 1 GTP, तो 2 के लिए 2 GTP का फॉर्मेशन यहां पे करेगा। और इसके लिए जो एक एंजाइम यूज किया गया है उसको बोलते हैं थियोकाइनेज। कौन सा एंजाइम? इसको हम लोग यहां पे नाम देते हैं थियोकाइनेज। ध्यान से देखोगे, थियोकाइनेज। अब कहोगे कि सर थियोकाइनेज ठीक है, लेकिन किसके लिए थियोकाइनेज? तो हम यहां पे कह सकते हैं सक्सिनाइल थियोकाइनेज हम नाम देंगे तो भी गलत नहीं होगा, और थियोकाइनेज डायरेक्टली बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा। और मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर ये थियोकाइनेज को ही देता है, लेकिन अगर सक्सिनाइल थियोकाइनेज भी लिखोगे तो जरा सा भी गलती नहीं है, एकदम परफेक्टली सही है, कोई इसको गलत नहीं काट सकता है अगर ऑप्शन के बेसिस पे देखना होगा। ठीक है क्या? तो इस तरीके से इस स्टेप तक हम लोगों ने पहुंचा, 4 कार्बन कंपाउंड तक हम लोग पहुंच गए और इसके थ्रू सक्सिनाइल को ऐसे हमने सक्सिनिक एसिड को बना लिया। चलो अब आगे की बात करते हैं।
अब जब आगे की बात कर रहे हैं हम, तो देख रहे हो अगला स्टेप में सक्सिनिक एसिड से क्या बन जा रहा है, ये फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है। समझ में आ रहा? और इसके थ्रू क्या निकला है, यहाँ पे वाटर निकला है, यानी डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है। क्या चीज हुआ है? डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है। मतलब ये फिर से डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा है, लेकिन किसका डिहाइड्रोजिनेज लगना है, लगा हुआ है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इसको बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम लोग? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस एंजाइम को यहां पे हम लोग बोलेंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है क्या? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, यहां पे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो क्या करते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां पे हम लोगों ने यूज किया है। ध्यान दोगे इधर और देखोगे अभी बढ़िया से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बस इसके नाम से प्रॉब्लम हो सकता है। कोई एक निमोनिक तो अपना बनाओ, यूज करो, लेकिन ये है बहुत इजी। इसी के बेसिस पे ये सारा कुछ इसका एंजाइम्स वगैरह भी डिपेंड करता है। चलो इससे आगे की बात करें, देखोगे फिर से यहां से वाटर यहां से निकला हुआ है। ध्यान देना, वाटर यहां से फिर से निकला हुआ है, यानी वाटर जब निकला यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू हमें क्या मिला, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे NAD ये जाएगा रिड्यूस स्टेट में जाएगा, और जब रिड्यूस स्टेट में जाएगा तो क्या करेगा, NADH2 का फॉर्मेशन करेगा, और इसके थ्रू हमें एनर्जी का पैकेट मिलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन दिक्कत ये है कि जब ये बन रहा था प्रोसेस, उसके दरमियान ये GTP यानी एक ATP, ध्यान से देखोगे, ATP इक्वल टू GTP। समझ में आ रहा है क्या? यानी सेल इसको डायरेक्टली यूज कर सकता है, लेकिन इस NADH2 को डायरेक्टली सेल यूज नहीं कर सकता है। ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, ध्यान से देखना। इसीलिए यहां पे NAD के जगह पे क्या बन जा रहा है, FAD बन जा रहा है, और यहां पे NADH2 के जगह पे क्या बन जा रहा है, FADH2। क्योंकि बनना तो NADH2 ही था, लेकिन चूंकि क्या हुआ है, यहां पे GTP यानी ATP इक्विवेलेंट GTP यहां पे बन जा रहा है, जिसके चलते क्या हो जा रहा है, एक ATP के बराबर मॉलिक्यूल्स के बराबर, एक ATP के बराबर एनर्जी क्या हो रहा है, यहां पे ही बाहर निकल जा रहा है। इसी के चलते यहां पे सिर्फ FAD यानी FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, और हम जानते हैं कि 1FADH2 इक्वल टू 2 ATP। ध्यान देना इस बात को, हमने बोला क्या, 1FADH2 इक्वल टू 1FADH इक्वल टू, यहां पे ध्यान देना 2 ATP होता है। लेकिन अगर हम बात करें NADH2 के बराबर की, NADH2 की, तो यहां पे बेसिकली NADH2 की बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, 3 ATP के बराबर एनर्जी निकलता है। ध्यान देना इस प्रोसेस में, NADH2 में एक NADH में 3 ATP, एक FADH में 2 ATP। बस याद रखना, इसी बात को याद रखना है हमें। ठीक है, हो गया ना? आगे की बात करते हैं। अब फ्यूमेरिक एसिड, ध्यान देना इधर, फ्यूमेरिक एसिड से ये क्या बना, मैलिक एसिड बना, और यहां पे पानी अंदर आया है। क्या आया है, पानी अंदर आया है, यानी हाइड्रोलेज हुआ है, हाइड्रोलिसिस हुआ है। तो यहां पे बेसिकली जो एंजाइम है, यहां पे सिग्निफाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है क्या? तो यहां पे हम लोग दोनों ही चीजें देखो क्या लिख सकते हैं। यहां पे फ्यूमेरिक एसिड को फ्यूमरेट तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है क्या, लिख सकते हैं ना? तो देखोगे इधर, इसको हम लोगों ने फ्यूमरेट, ठीक है, ये होप्स तुम लोगों ने लिख लिया है, तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चूंकि जरूरत है मुझे स्पेस की, तो यहां पे मैं इन सभी को मिटा देता हूं। ठीक है, और यहां पे इसका नाम हम देते हैं फ्यूमरेट। फ्यूमरेट देखोगे इधर, फ्यूमरेट ये है ना, फ्यूमरेट एसिड है तो फ्यूमरेट हम कह सकते हैं। लेकिन अब चूंकि यहां पे एंजाइम के तौर पे यूज कर रहा है, तो एज हमने बताया, एंजाइम के लास्ट में क्या होता है, एज होता है। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, फ्यूमरेट को यहां पे फ्यूमरेज अगर लिखे, ASE लिखे, फ्यूमरेज एंजाइम के चलते लिखे कि ये प्रोसेस हो रहा है, तो गलत नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर इसको खूब अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से लिखना है, तो लिखेंगे हाइड्रोलेज,
फ्यूमरेट हाइड्रोलेस। अगर इस तरीके से भी लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन ये इतना लंबा लिखने का क्या जरूरत है, एज ही लिखो डायरेक्ट। फ्यूमरेज एंजाइम यहाँ पे यूज हुआ है, समझ में आ रहा है क्या? तो चलेगा, दोनों गलत नहीं है, फ्यूमरेज, ठीक है ना, गलत नहीं है, लेकिन प्रिफरली ये लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूमरेज को ही यूज किया जाता है। और यहां से फ्यूमरिक एसिड से जब मैलिक एसिड बना तो इस मैलिक एसिड से हमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना, और इसके लिए मैलिक एसिड यानी फिर से वाटर यहां बाहर हो रहा है, ध्यान दोगे। और इस प्रोसेस के लिए तब हमें फिर से क्या करना होगा, चूंकि यहां पे डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, इसीलिए मैलिक एसिड को मैलेट, ध्यान दोगे, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज यूज करेंगे, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज यूज करेंगे, और इस तरीके से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। ये यह हमारा क्रेब साइकिल है। भारी क्या, लोग कहते हैं बहुत भारी है, लेकिन कुछ भी ऐसा चीज नहीं है, बस इसके नाम को समझ लो, याद कर लो, या जो भी प्रोसेस हो। हालांकि इसमें हमें तो याद करने वाली बात नहीं लगती है, लेकिन अगर थोड़ा सा नाम अगर है तो थोड़ा बहुत अगर याद भी करना है तो क्या कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा, कुछ एक निमोनिक बना लो अपना, ठीक है। तो इसके बेसिस पे, लेकिन अब गौर करने वाली बात है, ध्यान दोगे यहाँ पे एसिटाइल को आया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आया, ध्यान से, और यहाँ पे ये अभी रिटर्निंग प्रोसेस हो रहा है, ध्यान देना। तो कहोगे कि सर ये आया और ये तो अभी बना है, ध्यान से सुनना, अभी ये मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना है ना। तो कहोगे कि सर इसको ये पहले कैसे आकर रिसीव कर लिया? हमने बोला था बेटा, ध्यान नहीं दिए तुम लोग, हमने बोला था इसका ये नेटिव सबस्ट्रेट है। नेटिव का मतलब क्या, इसी से लगा हुआ सबस्ट्रेट है, समझ में आ रहा है क्या? मतलब बिना इसके ये जा ही नहीं सकता है, समझ में आ रहा है? ये रहेगा तभी ये रहेगा, समझ में आ रहा है क्या? तो समझ सकते हैं कि ये जब आया तो हमने इससे क्या लिया, ये 4 कार्बन उधार लिया। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? हमने इस 4 कार्बन का क्रेडिट लिया और 4 कार्बन के साथ 2 कार्बन को अटैच किया, तब जाके ये 6 कार्बन बना। लेकिन इन एक्चुअल जो हम बात कहना चाहते हैं, अब इस पे ध्यान दो, लेकिन इन एक्चुअल हमने जो यहाँ पे इनपुट कराया था, कितने कार्बन का कराया था बेटा? 2 कार्बन का ही कराया था, ध्यान देना। इधर हमने इनपुट जो कराया है सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन का ही कराया है, तो बेसिकली हमारे पास 2 ही कार्बन है। 4 कार्बन तो मैंने यहां पे देख रहे हो उधार लिया है ना, तो बेसिकली हमारा 2 कार्बन कहां तक यूज हो जाता है, देखोगे इधर स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5, यहां तक कार्बन नंबर कितना होता है? 6 होता है। अब स्टेप नंबर 6 में आओगे, कितना कार्बन यहां पे आ गया? 5 कार्बन, यानी 2 कार्बन हमने लिया था, इसके अंदर से 1 कार्बन हमने यहां पे यूज कर लिया। ध्यान देना, इधर स्टेप नंबर 6 पे ही हमने अपना 1 कार्बन यूज कर लिया, और स्टेप नंबर यहां ध्यान दोगे 6 पे हमने यूज तो कर ही लिया। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर हाँ 5, सॉरी यहां पे देखोगे, यहां पे बेसिकली 4 के पास हमारे पास 6 कार्बन है, 5 के पास हमारे पास 6 कार्बन है, और यहां पे हमारे पास 6 स्टेप में कितना कार्बन है? हमारे को यहां पे 5 कार्बन है। और इस स्टेप में, यानी हमने इस स्टेप के पास आके सक्सिनाइल कोए के पास जब हम आए, तो यहां पे मेरे को क्या हुआ है? यहाँ पे हम 4 कार्बन कंपाउंड पे आ गए हैं, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे हम लोग 4 कार्बन कंपाउंड पे आ गए हैं बेटा। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि 5th से 6th पे जब आए, ये 5th स्टेप पे जब आए तो मेरा एक स्टेप मतलब 1 कार्बन, और 6th स्टेप पे जब आए तो मेरा 1 कार्बन, यानी यहाँ पे ही मेरा जो था इस प्रोसेस के ऊपर ही जब यहाँ पहुंचे थे हम, तो मेरा बेसिकली यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल कंप्लीट हो गया था।
एसिटाइल कोए, 2 कार्बन हमने ऑलरेडी यहां तक ही यूज कर लिया था। इसके बाद का ये जो स्टेप्स हैं ये रिटर्निंग स्टेप है, ध्यान दोगे। 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड एंड 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, यानी हम लोग देख रहे हो यहां पे 4 कार्बन कंपाउंड, यहां रिटर्निंग प्रोसेस और देख रहे हो इंटर कन्वर्जिबल है, ध्यान देना। इसके थ्रू ये बन जाएगा, इसके थ्रू ये, इसके थ्रू ये, इसके थ्रू ये। लेकिन सक्सिनाइल कोए से हम चाहेंगे कि इस अल्फा केटो ग्लूटेरिक एसिड को बना ले, नहीं बन सकता है। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हम लोगों ने इसके कार्बन को यूज कर लिया है, इसका कार्बन बाहर निकल गया है, ठीक है क्या। अब कार्बोक्सिलेशन कराने के लिए फिर से इस प्रोसेस में आना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? तो मेरे कहने का मतलब यही था कि इन एक्चुअल जो ये हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, इसी का दूसरा नाम जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, या इसी को हम लोग बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंक। ध्यान रखना, मेटाबॉलिक सिंक भी इसी का नाम होता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसका नाम होता है। तो ध्यान रखना, इसी सारे चीजों के लिए हम लोग इसके एक क्रेब साइकिल को ही इतना सारा नाम दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे सारा कुछ तुम लोग देख लिए, समझ में आ गया। अब बेसिकली कहोगे कि सर इस NADH2 का अब क्या होगा? एग्जैक्टली, क्योंकि ये NADH2 डायरेक्टली सेल नहीं यूज कर सकता है। सेल अगर यूज करेगा तो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू बना हुआ एनर्जी यानी ATP और ATP इक्विवेलेंट GTP को यूज कर सकता है। लेकिन ये पैकेट ऑफ एनर्जी यानी एक FADH में कितना 2 ATP, इसको डायरेक्ट सेल यूज नहीं कर सकता है। NADH2 को डायरेक्टली सेल यूज नहीं कर सकता है। हमने बताया था कि ये ओपन पैकेट ऑफ बिस्किट्स है और ये क्या है? क्लोज्ड पैकेट है बिस्किट का, तो इसको हम लोग नहीं खा सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग खा सकते हैं, यानी हमारा सेल यूज कर सकता है, इसको नहीं। तो इसको फिर से ओपन करने के लिए हमें एक साइकिल चलाना पड़ता है और उसको हम लोगों ने नाम दिया था, याद करोगे तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन में 4 स्टेप था, जिसमें हमने बोला था पहला ग्लाइकोलिसिस, देन लिंक रिएक्शन, देन क्रेब साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और उसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमें जानना है, सीखना है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसी को जल्दी से देखोगे और समझोगे। और दूसरी बात, अब देखोगे ये NADH2 जो है अब कहां पे जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये सारे लोग जाएंगे। यानी कौन कौन से लोग जाएंगे? तो इसके चलते यहां पे जो देखे, यहां पे ध्यान देना तुम लोग, यहां पे वाटर निकला था यानी डिहाइड्रोजिनेशन हुआ था, और जिसके चक्कर में यहां पे क्या बनेगा? फिर से मेरा यहां पे एनर्जी बनेगा मैलिक एसिड से, ठीक है, मैलिक एसिड से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। यानी ये सारे लोग कहां पे पहुंचेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और ये पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या किया जाएगा? अनरैप किया जाएगा और इसके थ्रू ATP को बाहर निकाला जाएगा। क्लियर हो गया क्या? ध्यान से देख लेना। लेकिन इसको तो डायरेक्टली सेल यूज कर सकता है ना, ATP इक्विवेलेंट GTP। हमने बोला था कि GTP इक्विवेलेंट ATP, क्योंकि 1 GTP इक्वल टू 1 ATP, तो इसको डायरेक्टली सेल यूज कर सकता है। और यही है हमारा क्रेब साइकिल। यानी यहां पे जो हुआ है एंजाइम जिसको यूज किया गया है, इसको बोले हम लोग सिट्रेट सिंथेटेज, और यहां पे जो इस प्रोसेस हुआ है इसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन हुआ है, यानी इस चीजों को करने के लिए एसिटाइल कोए के साथ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड कंडेंस्ड हुआ है, उसके साथ मिक्स्ड हुआ है, और तब जाके क्या बना है? सिट्रिक एसिड बना है। ध्यान रखना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस। ये वाला एंजाइम यहाँ पे यूज हुआ है साइट्रेट सिंथेटेज, और ये है हमारा टोटल ओवरऑल क्रेब साइकिल। क्लियर हो गया? तो जल्दी से इसको लिखोगे तो फटाफट लिखोगे। अभी हम लोगों ने क्रेब साइकिल को ओवरऑल टोटल चीजों को समझा। अब इसके थ्रू जो एक एनर्जी
प्रोड्यूस हुआ है, या फिर जो एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकला है, या फिर जो एक वाटर मॉलिक्यूल्स हमने यूज किया है, इन सारे चीजों का अभी हमें कैलकुलेशन करना है। और इस कैलकुलेशन प्रोसेस की बात करें तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी समराइज करके तुम लोग देखोगे, हमने क्या बोला था, फटाफट यही प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा ध्यान दोगे, हमने क्या बनाया था, एसिटाइल कोए, ध्यान दोगे, एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए क्या हुआ था, यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ यहाँ पे सिट्रिक एसिड यहाँ पे बनाया था क्या, सिट्रिक एसिड के बाद हमने एकोनिटिक एसिड हमने बनाया था, एकोनिटिक के बाद हमने यहाँ पे आइसोसिट्रिक एसिड को बनाया था, आइसोसिट्रिक के बाद ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन किया था हम लोगों ने, और ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के बाद हम लोगों ने अल्फा केटो ग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन किया था, और अल्फा केटो ग्लूटेरिक एसिड के बाद हमने बेसिकली सक्सिनाइल कोए का फॉर्मेशन किया था। ध्यान दोगे इधर, सक्सिनाइल कोए का फॉर्मेशन किया था, सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बनाया था ना, सक्सिनिक एसिड से हमने फ्यूमेरिक एसिड बनाया था, और फ्यूमेरिक एसिड से हमने बेसिकली मैलिक एसिड का फॉर्मेशन किया था, और मैलिक एसिड से हमारे को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना था। ध्यान रखना इस बातों को। तो स्टेप के हिसाब से हमने समझाया था कि टोटल ये 10 स्टेप प्रोसेस है, यानी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ये हमारा 6 स्टेप, देन हमारा 7th स्टेप, ये 8th स्टेप, ये 9 स्टेप, एंड देन ये हमारा 10 स्टेप। और देखो तो हमें इंजाइम वाली अगर बात थी तो इंजाइम को तो हमने बताया था कि इसी के नेम के बेसिस पे, यानी जो एक सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट है इसी के नाम के बेसिस पे हमने क्या किया है, इसके इंजाइम्स को बनाया था, ठीक है क्या, और कुछ एक प्रोसेस के थ्रू। तो देखोगे, ध्यान दोगे, यहाँ पे हमने बोला था क्या कि यहाँ पे एंट्री होता है, फर्स्ट H2O, देन सेकेंड H2O बाहर निकलेगा, ठीक है क्या, देन थर्ड के अंदर H2O एंट्री होगा, देन फोर्थ के अंदर हमने कहा था यहां से वाटर रिमूव होगा, और इसके बाद हमने 5th स्टेप में बोला था कि यहां पे H2O इंटर होगा, लेकिन हमने बोला था यहां H2O इंटर नहीं होगा, बेसिकली हमने क्या बोला था, यहां से CO2 बाहर जाएगा, CO2 यहां से बाहर जाएगा, और ये 6 कार्बन कंपाउंड कितना में बदल जाएगा, 5 कार्बन कंपाउंड में बदल जाएगा, और फिर यहां से भी CO2 बाहर निकलता है, CO2 बाहर निकलता है, जिसके चलते ये 5 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड में बदल जाता है। ध्यान देना इस बातों को। तो यहां पे हमने ये स्टेप्स की बात की थी, तो हमने कहा था क्या कि स्टेप ध्यान देना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हमने बोला था क्या ये ऑल दीज आर एक ही टाइप का स्टेप है, एक ही स्टेप है। तो हमने बोला था क्या कि यहां से नंबर 4 स्टेप से, स्टेप नंबर 4 से क्या हुआ था, H2 बाहर निकला था, तो NaDH2 का फॉर्मेशन हुआ था क्या, NaDH2 का फॉर्मेशन। और साथ ही साथ हमने बोला था क्या कि 4 के बाद इसके इवन, हमेशा इवन वाले स्टेप्स पे आ जाओ, या NaDH2 का फॉर्मेशन भी हुआ था, क्योंकि यहां पे क्या हुआ था, साथ ही साथ H2O भी बाहर निकला था, जिसके चलते ऑक्सीडेशन हुआ था। और इसके बाद 6 के बाद यहां पे 8th स्टेप में क्या हुआ था, फिर से ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ था, FADH2 बना था, और साथ ही साथ फिर इसके बाद यहाँ 10th स्टेप में NaDH2 बना था क्या। ध्यान दोगे, इतनी बात मैंने बताई थी ना, लेकिन एक चीज और बताया था एक्सेप्शनल प्रोसेस में कि सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बनता है, और यहाँ पे GTP का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या चीज का फॉर्मेशन, GTP, जो कि ATP इक्विवेलेंट है। तो चूंकि ये ऑलरेडी ATP इक्विवेलेंट है, ATP के बराबर एनर्जी रखता है, इसीलिए इस पैकेट को तोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेल इसको यूज कर लेता है। लेकिन इन सारे प्रोसेस को तोड़ने की जरूरत है, ये प्रोसेस, और ये सारे लोग कहां पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो एनर्जी का कैलकुलेशन ये होगा कि स्टेप 1 में, ध्यान दोगे, स्टेप 1 में मेरे को यहां पे क्या हो रहा है, H2O इंटर कर रहा है, H2O यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या, यहां पे H2O यूज हो रहा है, ठीक है।
H स्टेप। देखोगे स्टेप 1 की बात करेंगे, स्टेप 3 की बात करेंगे, स्टेप 5 की बात करेंगे, देन स्टेप 7 की बात करेंगे। तो देखोगे इधर 1, 3, 5, 7 एंड स्टेप नंबर 9 की बात करेंगे। अब इस स्टेप में देखोगे यहां पे इस स्टेप्स के अंदर क्या यूज हुआ है, H2O हमने यूज किया है। H2O यूज्ड किस किस ने किया है, फर्स्ट स्टेप ने H2O को यूज किया है, देन थर्ड ने भी क्या किया, देखोगे इधर H2O को यूज किया है कि नहीं, हाँ H2O को यूज किया है इन लोगों ने। लेकिन इससे आगे की बात करें थर्ड के बाद फिफ्थ में, तो यहां पे H2O को यूज नहीं किया गया है। इस स्टेप में H2O यूज नहीं हुआ है, बल्कि इसके जगह पे क्या हुआ है, CO2 यहां से बाहर निकला है, ध्यान रखना। देन सेवेंथ की बात करें, सेवेंथ स्टेप में क्या हुआ है, फिर से यहां से देखोगे यहां पे H2O का एंट्री हुआ है, क्योंकि यहां से बाहर निकला तो यहां पे क्या हुआ, H2O का एंट्री हुआ है। यानी इस स्टेप के अंदर फिर से सेवेंथ में H2O को यूज किया गया है। एंड देन नाइन्थ स्टेप में फिर से देखोगे, क्योंकि जो बड़ा सा हमने इसके पहले जो मैलिक एसिड की बात की थी, या फिर क्रेब साइकिल के अंदर जो मैलिक एसिड स्टेप बन रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, H2O फिर से हम लोगों ने यूज करना था, यहाँ पे H2O यूज कर रहे थे, जिसके चलते क्या हो रहा था, हम लोग हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करा रहे थे। तो समझ में आ रहा है क्या, तो देख रहे हो यहाँ पे कि इस स्टेप में H2O यूज कर रहे हैं, कितना, 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स, यानी टोटल H2O हमने कितना यूज किया है, इस स्टेप में नहीं यूज किया है बेटा। ध्यान रखना कि फिफ्थ में नो यूज ऑफ H2O, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे CO2 रिमूव हुआ है, CO2 बाहर निकला था। तो 2 यहां पे 2, देन यहां पे 2, 4 देन 2 6 एंड 6 देन 2 8, देन टोटल H2O यूज्ड कितना हुआ है, यूज्ड 8 मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन अब इससे दूसरे की बात करें, स्टेप 1, 3, 5, 7, 9 की बात कर ली, अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। ध्यान रखना स्टेप नंबर 2 की अब बात करेंगे, 2 की, देन 4 की, देन 6 की, देन 8 की एंड देन 10 की। तो यहां देखोगे, यहां इस स्टेप के अंदर H2O को क्या किया गया है, यहां पे यूज नहीं किया गया है, यहां पे प्रोड्यूस्ड किया गया है। क्या किया गया है, प्रोड्यूस्ड किया गया है, यानी वाटर को यहां पे हम लोगों ने बनाया है। तो देखोगे स्टेप नंबर 2 के अंदर देखो H2O को हमने क्या किया है, बाहर निकाला है, बनाया है कि नहीं, प्रोड्यूस किया है। बेसिकली इस प्रोसेस के थ्रू हमने H2O को बनाया है। लेकिन चूंकि ये 2 ही H2O यूज हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं यूज हुआ है, 2 ही मॉलिक्यूल से H2O यूज हुआ है, लेकिन ये डायरेक्ट यूज हुआ है, डायरेक्ट प्रोसेस था। ठीक है, क्या डायरेक्ट प्रोसेस लगा है इसमें। तो क्वेश्चन आता है कि इन क्रेब साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या मेटाबॉलिक सिंक या कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, which molecules is used directly in the process? तो that is H2O and कितना, 2 H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स हमने यूज किया है, ध्यान रखना इस बात को। फिर फोर्थ स्टेप के अंदर देखोगे फिर से हमने H2O बनाया है, और जिसके चलते ऑक्सीडेशन हुआ है। और इस प्रोसेस के अंदर ध्यान दोगे, इस प्रोसेस के अंदर फिर से हमने क्या किया है, NaDH2 बनाया, यानी यहां पे भी H2O यूज किया है हमने, 2 मॉलिक्यूल्स, यहां पे भी हमने 2 मॉलिक्यूल्स यूज किया है, यहां पे भी हमने 2 मॉलिक्यूल्स यूज किया है, यहां पे भी हमने 2 मॉलिक्यूल्स यूज किया है। ध्यान दोगे इधर, अब यहां पे भी हमने देखा कि ये डायरेक्ट यूज हुआ है, लेकिन इसके बाद इन सारे प्रोसेसेस के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है। ध्यान दोगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमने यूज किया है, ऑक्सीडेशन यूज किया गया है। यानी टोटल अगर हम H2O की बात करें, टोटल H2O जो प्रोड्यूस्ड हुआ है टोटल, तो कितना हुआ है, यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स, देन 2 4 देन 2 6 देन 2 8 एंड देन 2 10।
टोटल 10 मॉलिक्यूल्स हमने क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, और 8 मॉलिक्यूल्स हमने क्या किया है, यूज किया है। यानी यहां पे नेट गेन ऑफ H2O जो है बेसिकली कितना हमने बनाया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को नेट हमने बनाया है। ध्यान रखना यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, यहां पे 8 मॉलिक्यूल्स हमने यूज किया है, लेकिन यहां पे जितना हमने बनाया है वो कितना बनाया है, 10 मॉलिक्यूल्स बनाया है। यानी दोनों के डिफरेंस की बात कर ले तो 10 मॉलिक्यूल्स H2O की बात कर लेंगे, H2O की, इसी के अंदर से अगर माइनस करें 8 मॉलिक्यूल्स किसका, H2O का, तो कितना बनेगा टोटल, 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा। ठीक है क्या, 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा। ध्यान रखना 10 मॉलिक्यूल्स टोटल हमने प्रोड्यूस किया, 8 मॉलिक्यूल्स यूज कर लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हमने क्या कर लिया, यहां पे बनाया है, नेट गेन। ध्यान रखना इस बात को, क्वेश्चन आता है। अब इसको छोड़ के हर जगह पे क्या किया है हमने, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को किया है क्या, लेकिन इधर की अब हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, यहां H2O का एंट्री कराया गया है, और H2O के थ्रू कुछ प्रोसेस हुआ है क्या, नहीं, कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है। यहां पे देख सकते हैं आप लोग, कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है। अगर हम स्टेप नंबर 3 की बात करें तो यहां पे देखोगे एकोनिटिक एसिड, फिर से हमने H2O यूज किया है, क्या बन गया है, आइसोसिट्रिक एसिड बना है। ठीक है क्या, तो यहां पे भी हमने क्या किया है, सिंपली हमने कुछ भी यूज नहीं किया है। लेकिन इससे आगे की बात करें तो सेवेंथ प्रोसेस में, सेवेंथ में देखोगे यहां पे हमने क्या किया है, इस प्रोसेस में स्टेप नंबर 5 के अंदर, ध्यान दोगे इधर, स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने क्या किया है, डी कार्बोक्सिलेशन किया है। क्या किया है, डी कार्बोक्सी लेसन यूज किया है। ध्यान रखना, अगर हम इससे आगे की बात करें तो यहां पे भी देख रहे हो 7th स्टेप के अंदर भी हमने क्या किया है, ये वाटर यहां यूज किया है, वाटर को यूज किया है, और इसके थ्रू क्या हुआ है, थर्मल चेंजेज हुआ है। ठीक है ना, थर्मल चेंजेज हुआ है, टेम्परेचर वेरिएशन हुआ है, और इस वेरिएशन प्रोसेस के थ्रू ही क्या हुआ है, यहां से एक थोड़ा सा एनर्जी निकला है, एक एटीपी इक्विवेलेंट जीटीपी के बराबर एनर्जी निकला है। ठीक है क्या, तो ये हम देख सकते हैं यहां पे। और 9th स्टेप के अंदर भी क्या हुआ है, हमने H2O को क्या किया, यूज किया है। इससे आगे की बात करें, अब आगे की बात करें तो देखोगे यहां 6th स्टेप पे क्या हो रहा है, यहां पे H2O मॉलिक्यूल्स तो बाहर निकल ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे CO2 भी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यानी 6th स्टेप में ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन एंड क्या हुआ है, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन हो गया क्या, देखोगे इधर, ध्यान रखना इस बातों को। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है इस क्रेब साइकिल का। लेकिन इसका एनर्जी कैलकुलेशन अभी बच गया। एनर्जी कैलकुलेशन की अब हम बात करें तो एनर्जी कैलकुलेशन में हम लोग आइए देखते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से लिखो पहले तुम। ठीक है, इसको तुम लोग जल्दी से लिखो, ये प्रोसेस को याद रखना, समझना बढ़िया से। ठीक है क्या, और इसी के थ्रू हमने ये सारा काम किया है। अब नेक्स्ट जो बात करना चाहते हैं हम लोग, एनर्जी कैलकुलेशन की बात करते हैं। ठीक है क्या, एनर्जी जो कैलकुलेशन हुआ है इस प्रोसेस के अंदर, एनर्जी कैलकुलेशन जो हुआ है इस प्रोसेस के अंदर, steps and then एनर्जी फॉर्म। ठीक है, स्टेप्स की बात करें तो यहां पे हम लोगों ने देखा 4th स्टेप 4th में हमें क्या चीज बना है, एनर्जी फॉर्म NaDH2 बना है क्या, कितना बना है, 2 बना है। ठीक है, स्टेप 4 की बात कर लेते हैं। अब इसके बाद स्टेप 6 की बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दो,
स्टेप 6 के अंदर फिर से हमारे को NaDH2 का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, 6 की बात करें फिर 7th स्टेप में, स्टेप नंबर 7 के अंदर क्या बना है 2GTP जो कि ATP इक्विवेलेंट होता है। ध्यान रखना इस बात को। अब इससे आगे की बात करें तो हम देख सकते हैं 8th स्टेप में मेरे को यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिर से यहाँ पे FADH2 का फॉर्मेशन हुआ है और स्टेप नंबर 10 के अंदर फिर से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 मिला है। अब चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे एक नोट लिखोगे नोट के तौर पे, और हमने ऑलरेडी बता दिया है हालांकि कि 1 NaDH2 इक्वल टू 3 ATP, 1 FADH2 इक्वल टू 2 ATP and then 1 GTP इक्वल टू 1 ATP। समझ में आ रहा है क्या? इस प्रोसेस को ध्यान रखोगे। अब इसके बेसिस पे हम एनर्जी कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी 2 इंटू NaDH2 कितना 2 है तो 2 इंटू 3 ATP, ठीक है क्या? तो यहाँ पे टोटल हो गया 6 ATP। अब इससे आगे की बात करें तो 2 इंटू 3 ATP, तो फिर से क्या बनेगा यहाँ पे 6 ATP। इससे आगे की बात करें 2 इंटू 1 ATP, ध्यान दोगे इधर, तो यहाँ पे कितना बना 2 ATP। इससे आगे की बात करें 2 इंटू 2 ATP की बात करेंगे तो बनेगा मेरे को 4 ATP। इससे आगे की बात करेंगे स्टेप नंबर 10 की तो 2 इंटू 3 ATP, 3 2 6 ATP, यानी इस टोटल की बात करें टोटल इक्वल टू इस क्रेब साइकिल प्रोसेस से 6 6 12 प्लस 2 14 एंड प्लस 6 20 प्लस 4 24 ATP टोटल एनर्जी निकलता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक है क्या? 24 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्रेब साइकिल से निकलता है, पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 24 ATP क्रेब साइकिल से निकलता है। किससे निकलता है? सिर्फ ओनली फ्रॉम क्रेब साइकिल, और इसके पहले जो निकलता है वो निकलता है। तो यही टोटल कैलकुलेशन है, जल्दी से इसको लिखोगे और इसी के साथ हमारा क्रेब साइकिल यहाँ पे खत्म होता है। तो जल्दी से राइट डाउन करोगे।